तो गुड इवनिंग। चैप्टर 11 का 11.4 जो पार्ट है मीजरिंग रिस्क, अपन ने इससे पहले डिस्कस किया कि कितने टाइप के रिस्क होते हैं मार्केट में। ठीक है, डिफरेंट टाइप सोर्स ऑफ रिस्क। अ इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक इन्वॉल्व मीजरिंग दिस रिस्क। तो इसको रिस्क को मीजर कैसे किया जाता है। बट बिफोर वी मेजर इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफाइन रिस्क। देयर आर थ्री वे इन विच रिस्क आर डिफाइंड। तो पहला होता है मेजर ऑफ अनसर्टिनिटी। मार्केट में अनसर्टिनिटी होती है तो उसको मेजर कैसे किया जाता है। अ वेरी कॉमन वे टू डिफाइन इज दैट अनसर्टिनिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिस इज कैलकुलेटेड एज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न ऑफ द असेट। इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो एस इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, ये इसका फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, इससे अपन अनसर्टेनिटी मेजर कर सकते हैं। अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ये याद रखना है कि क्या क्या मेजर किया जाता है। ठीक है, मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, मेजर ऑफ सेंसिटिविटी। तो मेजर ऑफ सेंसिटिविटी क्या होता है? दिस अप्रोच मेजर रिस्क बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी ऑफ द असेट प्राइस टू वेरियस रिस्क फैक्टर। दिस मेजर वेरीज बाय द टाइप ऑफ असेट्स। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द रिस्क मेजर यूज फॉर सर्टेन असेट्स। तो सेंसिटिविटी को कैसे मेजर किया जाता है? तो पहला होता है बीटा, ड्यूरेशन एंड डेल्टा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मेजर ऑफ सेंसिटिविटी, तो बीटा जो है, मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक परफॉर्मेंस टू ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस। इट इज यूज लार्जली फॉर इक्विटी। तो इसको कैसे नापा जाता है कि मार्केट से हमारा जो इक्विटी है उसका बीटा हाई है कि लो है। इसको अभी अपन आने वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे, लेकिन बीटा को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना सेंसिटिव है हमारा स्टॉक, कि मार्केट अगर 1% ऊपर जाता है तो हमारा स्टॉक कितना ऊपर जाता है, और मार्केट अगर हम 1% डाउन होता है तो हमारा स्टॉक कितना डाउन होता है। ये सेंसिटिविटी बताता है बीटा। दूसरा होता है ड्यूरेशन, मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड की सेंसिटिविटी जानना है तो ड्यूरेशन से जानते हैं। ठीक है, प्राइस टू स्मॉल चेंज इन इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट में जो चेंज होता है उससे बॉन्ड के प्राइस में क्या सेंसिटिविटी आती है, वो ड्यूरेशन से नापते हैं। थर्ड होता है डेल्टा, मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ प्राइस ऑफ ऑप्शन फॉर स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग असेट्स। तो प्राइस ऑप्शन जो अपन ट्रेड करते हैं उसमें आपने देखा होगा कि डेल्टा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर ऑप्शन चेन में आप देखेंगे, जितना मार्केट इन द मनी होता है उसका डेल्टा उतना हाई होता है। तो जितना अंडरलाइंग प्राइस मूवमेंट करता है वैसे ही वो डेल्टा के अनुसार ऑप्शन के प्राइस भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, अब थर्ड है मेजर ऑफ लॉस। Risk can be defined as probability of losing a sum of amount. Alternative, it can be defined as the amount of loss one may sustain given probability scenario. A common use probability based risk metric is value at risk. वैल्यू एट रिस्क यानी VAR जिसको बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इट इज ऑफन रिफर्ड एज VAR. इट मेजर द मैक्सिमम लॉस वन में सफर गिवन अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए, इंस्टेंस if VAR of 1%, if VAR 1% of portfolio is 12, it indicate that there is 99% chance the loss in portfolio would exceed 12%. In other words, there is 1% probability that loss would exceed 12%. तो अगर VAR 1% है और 1% से क्या पता चल रहा है, पोर्टफोलियो की 12% है। 1% ऑफ VAR ऑफ पोर्टफोलियो इज 12%। तो इसका ये मतलब है कि 99% चांस ये है कि आपका पोर्टफोलियो जो लॉस है
उस 12% तक जा सकता है 1% में, ठीक है। इन अदर वर्ड देयर इज 1% प्रोबेबिलिटी द लॉस वुड एक्सीड 12%, यानी 12% से ज्यादा आपका पोर्टफोलियो नीचे जा सकता है, तो वो VAR से डिफाइन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे VAR का फुल फॉर्म या इस टाइप के क्वेश्चंस दे देगा, तो इजी रहते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। लेकिन क्या है कि वर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो लोगों को लगता है कि VAR क्या है, VAR, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। एग्जाम में इस टाइप से भी पूछता है, ठीक है। VAR बीटा कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट रिस्क, जो अपन ने बीटा देखा था उसको अभी अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं। बीटा इज measure of systematic risk of security or by comparing the volatility in investment relative to the market as represented by market index. It measure the risk of investment that cannot be diversified away. तो बीटा क्या होता है, क्या मेजर करता है, सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी बाय कंपेयरिंग द वोलेटिलिटी इन इन्वेस्टमेंट। और ये जो रिस्क होता है ये डाइवर्सिफाइड नहीं कर सकते अपन इसको, या इससे अपन बच नहीं सकते। बीटा ऑफ वन इंडिकेट दैट सिक्योरिटी प्राइस will move with the market. Beta of less than 1 means the security will be less volatile than market. तो बीटा 1 से ज्यादा है या 1 है, तो यानी कि इसका जो प्राइस है सिक्योरिटी का वो मार्केट के डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर किसी सिक्योरिटी का बीटा 1 से कम है, उसका क्या मतलब है कि वो मार्केट से कम वोलेटाइल है। एंड बीटा ऑफ ग्रेटर देन 1 इंडिकेट दैट द सिक्योरिटी प्राइस विल बी मोर वोलेटाइल देन द मार्केट। और 1 से ज्यादा है तो क्या डिफाइन करता है कि जो हमारे पास जो स्टॉक है या इक्विटी है वो मार्केट से ज्यादा वोलेटाइल है। इफ स्टॉक बीटा इज 1.2, it theoretically 20% more volatile than market both on up and down। तो मार्केट 1% अगर ऊपर जाएगा तो हमारा स्टॉक उससे ज्यादा ऊपर जाएगा, और मार्केट 1% नीचे जाएगा तो हमारा स्टॉक 1% से यानी कि उससे ज्यादा नीचे जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछता है कि बीटा अगर 1 से ज्यादा है तो मार्केट में क्या मूवमेंट मिलेगा, ठीक है, और 1 से लेस है तो क्या मूवमेंट मिलेगा। बहुत ही इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन स्किप नहीं करना चाहिए। बीटा इज यूज्ड इन कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM। तो बीटा का यूज कौन से इसमें होता है, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, ये अपन ने लास्ट चैप्टर में देखा था। और मॉडल डेट कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द असेट बेस्ड ऑन बीटा एंड एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न। Model assume that beta is the only reason why an investor should expect a return higher than the market index, ठीक है। However, many value investors don't pay any attention to beta. For instance, Seth Klarman of Baupost Group, a value investor wrote, तो उन्होंने अपना ये डिटेल लिखा है, इसको एक बार अपन पढ़ लेते हैं, कुछ नॉलेज मिल सकता है यहाँ पे। I find it preposterous that single number reflecting past price fluctuation could be thought to complete describe the risk of in a security. Beta view risk solely the perspective of market price, falling to take into consideration specific business fundamental or economic development. The price level is also ignored, as if IBM selling at $50 per share would not be a lower risk investment than same IBM at $100. Beta failed to allow the influencer that investor themselves can exert to on the risk of their holding through such effort as proxy contest, shareholder resolution, communication with management, or ultimate purchase of sufficient stock to gain corporate control with its direct access to underlying value. Beta also assumed that upside potential and downside risk of any investment are essentially equal, being simply a function of that investment volatility compared with that of market as a whole. This too is inconsistent with the world as we know it. The reality is that past security price volatility does not reliable predict future investment performance, and therefore
इज अ पुअर मेजर ऑफ रिस्क। तो ये अपनी थॉट इन्होंने लिखा है, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेंगे तो कुछ नॉलेज बढ़ जाता है। लेकिन मेन अपने को बीटा जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ये अगर मैं बोलूं कि ये 5-6 लाइन जो है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हाँ आते हैं। और क्या ये अपने को एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता है मार्केट के बारे में? यस देता है। हर आदमी अपना थॉट लिखने के लिए है, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो इसको एक बार और एक बार रीड कर लीजिएगा, कुछ नया नॉलेज मिल जाएगा। सेंसिटिविटी एनालिसिस टू assumptions. Security analysts use financial model to value security of different kinds. These valuation are based on several input assumption about future aspect of business, and some of these assumption may be critical one. The output from the model is only as good or reliable as the quality of variable that have been plugged into it. Many of the input may be assumption or based on calculation after considering a number of factors. It is sufficient rigor does not go into the researching, collecting and evaluating information. The accuracy of input into the model may be poor and thereby output may be not reliable too. It is important to identify critical variables in valuation model and do not analysis how the output will vary under different scenario for primary critical variable. This is also known as sensitivity analysis. For example, in a DCF valuation model, the discounting rate is primary input to arrive at the value of security. The discounting rate must reflect the risk inherited in the business. The assessment of risk will be impact the rate used in the model. Sensitivity analysis will look at multiple scenarios for discounting rate and impact on the final value. Typically, a best and worst case scenario is considered along with the most likely scenario. तो ये सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में अजम्पशन दिया है, एक बार इसको देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय बेंजामिन ग्राहम। इनकी बुक भी एक बहुत पॉपुलर बुक है, नोन एज फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। अगर आपके पास समय है तो ये बुक पढ़ सकते हैं, बेंजामिन ग्राहम की। And his follower, most notably Mr. Warren Buffett. In simple word, margin of safety refer to the difference between value and price. When security are bought at price significant below their intrinsic value, higher the difference between value and price, higher the margin of safety. इसको याद रखिएगा। अगर अपन कोई सिक्योरिटी बाय करते हैं, लेकिन अपन उसको बाय करते हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे, ठीक है, बहुत ज्यादा नीचे, तो अपने पास ज्यादा सेफ्टी रहेगा, क्योंकि वो अपना इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है। ठीक है, मोस्टली जो स्टॉक्स या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल या उससे ऊपर काम करते हैं। तो ये जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा, जितने में अपन ने बाय किया और इंट्रिंसिक वैल्यू में, उतना ही ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा रहती है। ठीक है, while margin of safety allow a investment to be made with minimal downside, it does not guarantee a successful investment. However, it doesn't provide room for error cushion against the analyst judgment on valuation of security. Determining company true worth is anyway high subjective. There is no universal standard to determine how wide the margin of safety should be. Each investor must come with his and her own number. तो अपने लिए मेन काम क्या है? कई बार क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि अगर कोई सिक्योरिटी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे काम कर रहा है तो वो उसको क्या कहते हैं, यानी कि वो अपने लिए सेफ है कि नहीं है, उसको बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, और इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज्यादा ऊपर है तो उस इंस्ट्रूमेंट्स को क्या करना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार घुमा फिरा के एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अभी तो अपन केवल बुक को स्टडी कर रहे हैं, तो एक एक लाइन रीड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद तो अपन नोट्स को कवर करेंगे, और मैंने ये कोशिश करूंगा कि आप सभी को उसकी एक हार्ड कॉपी आप सभी को सेंड करूं आपके एड्रेस पे। उसका भी मैं थोड़ा सा
इंतजाम कर रहा हूं, ठीक है, वो भी आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। Comparison of equity return with bond return. Bond and equity return vary as to the nature of return, the level of return and the composition of the return. Bond return are primarily from coupon income. तो बॉन्ड का रिटर्न अपन जानते हैं कि कहां से निकलता है, कूपन इनकम से, विद सम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गेन इन वैल्यू ऑफ एज रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है मार्केट में, तो बॉन्ड का रिटर्न थोड़ा सा ऊपर जाता है, ठीक है। Bonds are seen as lower risk investment relative to equity because there is predefined return from coupon. बॉन्ड को क्यों बोलते हैं लो रिस्क रिटर्न, क्योंकि इसमें जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो डिफाइंड होता है, ठीक है। एंड देयर में बी सिक्योरिटी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द बॉन्ड होल्डर, द रिटर्न बॉन्ड इन्वेस्टर अर्न इज देयर फॉर लेवर। लेकिन अब लो रिस्क है तो लो रिटर्न है। द प्राइमरी रिस्क इन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट इज डिफॉल्ट रिस्क। बॉन्ड में क्या रिस्क होता है, डिफॉल्ट, कि किसी किसी कंपनी का अपन ने बॉन्ड खरीदा और वो डिफॉल्ट कर गए, कि हमको तो यानी कि इंटरेस्ट उन्होंने पेड ही नहीं किया, ठीक है, तो वो डिफॉल्ट रिस्क होता है। हायर द क्रेडिट रिस्क ग्रेटर इज द इंटरेस्ट दैट द बोरोवर हैज टू पे एंड इन्वेस्टर विल रिसीव। तो क्रेडिट रिस्क में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट जितना हाई होगा, लो होगा बॉन्ड में, उतना हाई होते जाता है, तो उतना इन्वेस्टर, बोरोवर पेड करता है और इन्वेस्टर रिसीव करता है, ठीक है। ये लोन में होता है मैक्सिमम, आप देखोगे जब बैंक से आप लोन लोगे तो क्रेडिट रिस्क उसमें बना रहता है कि अचानक से आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया, तो बोरोवर के लिए वो निगेटिव होता है। इक्विटी रिटर्न आर प्राइमरी फ्रॉम एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इक्विटी में क्या होता है कि जितना आज आपने 100 रुपया में खरीदा, कल 110, 120, 2000 तक, 10,000 भी चले जाए तो वो आपका प्रॉफिट है। द डिविडेंड इज स्मॉल कंपोनेंट ऑफ टोटल रिटर्न फ्रॉम द इक्विटी। डिविडेंड भी थोड़ा थोड़ा मिलते रहता है, तो यानी कि कुछ तो रिटर्न मिल रहा है, इस टाइप का रहता है। देयर इज नो एश्योरेंस ऑन इधर द डिविडेंड और द एप्रिसिएशन विच मेक इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिस्की। Return that the investment have the potential to generate are also higher to compensate for the risk. Well-run company try to pay regular and stable dividend to the investors. ये यहाँ पे लिखा है अच्छी कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है, लेकिन आप मार्केट में देखेंगे जितनी अच्छी और हाई ग्रोथ वाली कंपनीज होती है वो डिविडेंड नहीं देती है, ठीक है। जो मैच्योर कंपनीज होती है वही ज्यादा डिविडेंड देने की कोशिश करती है। The value of share in the market is influenced by the performance of company as well as external economic factors that impact the company. तो अपन ने कंपनी एनालिसिस में देखा है कि शेयर का प्राइस एक तो मार्केट में इन्फ्लुएंस, मार्केट के कारण इन्फ्लुएंस होता है, दूसरा एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर उसके कारण भी इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। Warren Buffett stated that investors should always compare the return on bond and stock at the time of deploying their capitals. If the rate of return on stock is greater than rate of return on bond, one should buy stock. And if rate of return on bond is greater than rate of return on stock, one should deploy capital in bonds. Generally at the time of distress in economy, जब इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है तो आप देखेंगे बॉन्ड का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ता दिखेगा आपको। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉन्ड ज्यादा लोगों को सेफ लगने लगता है। इंटरेस्ट रेट गो सिग्निफिकेंटली डाउन टू गिव बूस्ट द इकोनॉमी एट द टाइम इक्विटी में भी अवेलेबल एट डर्ट चीप वैल्यूएशन इवन ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड यील्ड। तो बॉन्ड और स्टॉक दोनों का रिटर्न कंपेयर कर लेना चाहिए, मार्केट की इकोनॉमी देख लेनी चाहिए कैसी है, ओवरऑल इकोनॉमी, ग्लोबल, इंडियन इकोनॉमी, ये सब देख के ही फैसला लेना चाहिए। जैसे अभी न्यूज चल रही है कि रसिया वर्ल्ड वॉर होने वाला है, ऐसा है वैसा है, तो मार्केट कल जैसे अच्छा खासा ऊपर गया था, तो अचानक उसने फिर शार्प डिक्लाइन हुआ। तो बहुत सारी चीजें जो रिसर्च एनालिस्ट को ये सब चीजें मेजर करना आना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि अपन मार्केट में हैं और अपन रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम दे रहे हैं, तो अपनी थॉट जो होनी है वो एक रिसर्च एनालिस्ट जैसी होनी चाहिए। इन जनरल हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वुड प्रोड्यूस हायर रिटर्न। ठीक है, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिटर्न होगा। Therefore, when comparing two investment portfolio or strategy, it may be appropriate to compare their absolute return. A higher risk strategy is likely to produce higher return in long run, but it will also be more volatile during the period of holding. Therefore, it is appropriate to use certain risk adjusted return measures so that return are comparable. Some of the risk adjusted measures are as follow. तो रिस्क एडजस्टेड मेजर्स क्या लेने चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया। बॉन्ड में रिस्क क्या है? डिफॉल्ट, मैंने आपसे बॉन्ड खरीदा, आप मेरे को क्वार्टरली इंटरेस्ट पेड करने वाले थे, कूपन रेट, लेकिन आपके कंपनी की भी हालत खराब हो गई, तो आप मुझे बॉन्ड में रिटर्न नहीं दे पाए। ठीक है। तो वो रिस्क होता है। बॉन्ड में इन्फ्लेशन रिस्क भी होता है। लास्ट क्लास का जो वीडियो है इसको एक बार रिवीजन करिएगा। एक तो इंटरेस्ट रेट रिस्क भी होता है, डिफॉल्ट रिस्क भी होता है, और क्रेडिट रिस्क भी होता है। बहुत सारे रिस्क होते हैं उसमें भी। ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन हाई हो गया और आपका बॉन्ड का रिटर्न तो फिक्स है, तो भी आपको जो रिटर्न मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। ठीक है, डिफॉल्ट रिस्क सबसे बड़ा रिस्क होता है कि जिस कंपनी का बॉन्ड आपने खरीदा, वो बॉन्ड बॉन्ड के पैसे को रिडीम ही नहीं कर पाए आप, वो जीरो, यानी कि वो बोल दिया हम नहीं दे पाएंगे, हम डिफॉल्ट हैं, तो वो सबसे बड़ा रिस्क होता है। इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि आप बॉन्ड खरीद रहे हैं तो रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री तो किसी भी कंपनी का खरीद ली है। तो बॉन्ड को भी या कंपनीज को भी रेटिंग दी जाती है, A+, ट्रिपल ए, B+, B-, ट्रिपल बी, जैसा लगता है। ठीक है, तो ये सब चीजें देखना है अपने को। जेसन अल्फा, ये रिस्क एडजस्टमेंट मेजर है, तो जेनसन अल्फा, इसको याद रखिएगा, कई बार आता है इसमें से। अल्फा इन जनरल रिफर टू एक्सेस रिटर्न ऑन अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। Alpha calculation does not factor in the difference in level of risk between the investment and the benchmark. Jensen alpha is the alternative measure of alpha that back factor the risk. It is measured as the excess return earned by portfolio over and above the cost of equity that is calculating using CAPM. It is it is calculated as follow. Jensen alpha equal to return on portfolio minus risk free interest plus beta into market risk premium. तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कभी कभार आ जाता है। ठीक है, मुझे तो याद नहीं है कि ये क्वेश्चंस कभी आया हुआ है, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है इस टाइप की चीजें भी। ठीक है, शार्प रेशो, शार्प रेशो मेजर द रिस्क प्रीमियम अर्न पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। द रिस्क प्रीमियम अर्न इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग रिस्क फ्री रेट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट रिटर्न। इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो शार्प रेशो इक्वल टू रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस risk free rate divided by standard deviations. Similar to Jensen alpha, higher ratio indicates superior performance. ठीक है, इतना याद रखिएगा, जितना अच्छा रेशो होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो ये फॉर्मूला एक बार देख लेंगे, तो कई बार क्या रहता है, आता है तो तुरंत बन जाता है ये इस टाइप के क्वेश्चंस। ट्रेनोर रेशोस मेजर द रिस्क प्रीमियम अर्न पर यूनिट ऑफ बीटा। The risk premium earned is calculated by subtracting risk-free rate from the investment return. It is calculated as follow: return on portfolio minus risk-free return divided by beta. तो सब में देखेंगे तो ऊपर में रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट लिखा हुआ है तीनों फॉर्मूला में, नहीं दो के फॉर्मूला में, और ट्रेनोर वाले में नीचे बीटा आया है, और शार्प वाले में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको याद रखेंगे तो कई बार क्वेश्चंस इजीली बन जाता है। ठीक है, ये तीन है, तीनों को याद रखिएगा।
जेंसन अल्फा, शार्प रेशो एंड ट्रेनोर रेशो। ठीक है। बेसिक बिहेवियर बायस इन्फ्लुएंसिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। According to conventional financial theory, the world and its participants are rational human beings and strive to maximize their wealth prudently. However, there are many instances where emotion and psychology influence our decision, causing us to behave in unpredictable or irrational way. Dean of Wall Street, Mr. Benjamin Graham stated in popular book The Intelligent Investor. ये book अगर आप लोगों को और ज्यादा नॉलेजेबल और अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो ये बुक जरूर पढ़िएगा, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। दैट मार्केट आर मोर साइकोलॉजिकल एंड लेस लॉजिकल। ठीक है, मार्केट में ज्यादा साइकोलॉजी चलती है, लॉजिक कम चलता है। बिहेवियर इन्फ्लुएंस अ रिलेटिव न्यू फील्ड ऑफ फाइनेंस अटेम्प्ट टू कंबाइन बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल थ्योरी विथ conventional economy and finance to provide explanation for why people make irrational financial decisions. Simon Save, co-head of European and Global Long Short Strategy in GLG Partner, a hedge fund manager owned by Man Group, we were all born to bad fund manager because of inbuilt behavior bias, where which are present in everyone to various degree. It is through an awareness of them as a fund manager you can begin to build a defense mechanism to avoid this vulnerability or ignore them at your peril. इतना सब जो थ्योरी लिखा है उसका यही मतलब है कि मार्केट में डिफरेंट साइकोलॉजिकल लेवल के लोग हैं, सबका थॉट प्रोसेस, सबकी साइकोलॉजी अलग होती है। तो इसी को डिटेल में आगे एक्सप्लेन किया है, और जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको छोड़ना नहीं है। लॉस पहला होता है, हियर आर सम मेन बिहेवियर बायस द इन्वेस्टर नीड टू लुक फॉर। पहला होता है लॉस एवर्जन बायस। लॉस एवर्जन रिफर टू इन्वेस्टर टेंडेंसी टू स्ट्रांगली प्रिफर अवॉइडिंग लॉसेस टू एक्वायरिंग गेन। The fear of loss lead to inaction. Studies show that pain of loss is twice as strong as pleasure of gain of similar magnitude. Investors prefer to do nothing despite information and analysis favoring a particular action that in mind of investor may lead to a loss. Holding on to losing stock, avoiding riskier asset classes like equity when there is lot of information and discussion going around on market volatility and manifestations of the bias. In such situation, investors tend to frequently evaluate their portfolio performance, and any short-term loss seen in portfolio make inaction their preferred strategy. तो लॉस एवर्जन बायस का क्या मतलब होता है कि कोई भी इंसान चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होते रहे। ठीक है। तो मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी में आते हैं कि लोग सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लॉस को अवॉइड करें और गेन करते रहें। तो मार्केट में, ठीक है, मार्केट में अपन बहुत सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते रहते हैं,